हाँ तो स्टूडेंट, लास्ट टर्म पे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था सॉल्व करने के लिए ना। होपफुली सभी ने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा, पूरा प्रयास किया होगा सॉल्व करने के लिए, और आंसर आया भी होगा, हो सकता है ना भी आया हो। तो सबसे पहले बताएं कि कितने लोगों का आंसर आ गया है, यस और नो में। आंसर आ गया है तो यस में रिप्लाई करेंगे, और नहीं आया है तो नो में रिप्लाई करेंगे। लेकिन रिप्लाई देना एक मैंडेटरी है आपकी, सभी लोगों को देना है। इट इज कंपल्सरी टू ऑल। बताएं आंसर आया या नहीं। ऋषिका, आपका आंसर आया, यस और नो। नो। ओके, शतांशु आपका। शतांशु आपका आया, यस और नो। आवाज। अमर। अमर बेटा आपका आया। सबको मुझे स्पेशली पूछना पड़ेगा। चंद्रविंद्र आपका। ओके, किसी भी बच्चे का आंसर नहीं आया। दीपक कुमार बेटा, ये आपकी क्या फर्स्ट क्लास है? दीपक कुमार। दीपक कुमार, क्या सुन पा रहे हैं आप हमें? ये आपकी फर्स्ट क्लास है। बेटा दीपक कुमार, काइंडली रिस्पॉन्स इन चैट, यस और नो। आपकी ये फर्स्ट क्लास है या नहीं? चलिए, तो देखते हैं, पहले होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिर आगे बात। हमने ये कहा था क्या कि फॉर एनी रियल नंबर, x1, x2 and x3 satisfy the equation, satisfy the equation x cube minus x square plus beta x plus gamma equal to 0 आर इन एपी। मतलब कहने का, ये जो तीनों आप देख पा रहे हो x1 x2 x3, पहली बात तो ये तीनों क्या है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब कहने का इसका मतलब ये हुआ कि x1 x2 x3 आर द रूट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। और साथ में मैंने ये भी कहा था कि ये तीनों कितने हैं, एपी में। अब एपी में है तो हम कहने का मतलब क्या है, हमने आपसे कहा था कि अगर कभी भी आपको एपी में कोई नंबर कंसीडर करने हैं तो आप क्या कंसीडर करते हैं? हमारे पास कितने नंबर, 3 नंबर है ना। तो
हम कहेंगे क्या कि लेट x1 क्या है आपका a माइनस b, x2 क्या है a है, और x3 क्या है a प्लस b। ओके, x1 क्या है a माइनस b, x2 क्या है a है, और x3 क्या है a प्लस b है। ओके, चलिए अब अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम कहेंगे सम ऑफ रूट, मतलब सिग्मा अल्फा इक्वल टू क्या होगा। अब ये रूट ही तो है, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ये गामा हो गया। सिग्मा अल्फा क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, मतलब माइनस टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो माइनस बी अपॉन ए के अकॉर्डिंग बी की वैल्यू यहाँ से क्या है माइनस, तो प्लस हो जाएगा, ए भी आपका 1 है। सिग्मा अल्फा, तो सिग्मा अल्फा मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्या दे रखा है हमारे पास ए माइनस बी प्लस ए प्लस ए प्लस बी इक्वल टू 1। यहाँ से क्या रिजल्ट आया, ए से बी कैंसिल हो जाएगा, बी ए इक्वल टू 1। इसी वजह से हम लोग जो 90 नंबर्स कंसीडर करते हैं एपी में, वो क्या ए माइनस बी ए प्लस बी, मतलब अगर कभी आपको इन तीनों का सम करना हुआ तो एक नंबर तो हमको तुरंत ही सॉल्व हो जाता है, जो एक है मान लीजिए ए की वैल्यू आई क्या 1/3। ओके, सिग्मा अल्फा बीटा अगर आपको निकालना है तो सिग्मा अल्फा बीटा क्या होता है, सम ऑफ रूट टेकन टू एट अ टाइम। तो देखिए जरा यहाँ से क्या आएगा, सिग्मा अल्फा मतलब अल्फा बीटा मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो अल्फा ए माइनस बी, बीटा क्या है ये है, प्लस बीटा गामा ए इंटू ए प्लस बी प्लस गामा अल्फा ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू क्या आएगा सी बाई ए, मतलब बीटा अपॉन 1 मतलब फिर बीटा आएगा। ओके, यहाँ से ये रिजल्ट आया। सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए जरा क्या आएगा, ए स्क्वायर यहाँ से मिल रहा है, ए स्क्वायर यहाँ से मिलेगा और ए स्क्वायर यहाँ से भी मिल रहा है, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा ए 3a स्क्वायर। ऑलराइट भाई, ए स्क्वायर यहाँ से भी मिलेगा, ए स्क्वायर यहाँ से भी और ए स्क्वायर यहाँ से भी, सभी पॉजिटिव है तो 3a स्क्वायर आ जाएगा। फिर उसके बाद a माइनस बी यहाँ से मिलेगा, यहाँ से जो 80 होगा वो माइनस का होगा, और यहाँ पर जो 80 मिलेगा वो कैसा होगा पॉजिटिव होगा। तो बात समझ पा रहे हैं या नहीं, यहाँ से इधर से देख रहे हैं ना, इधर से ए स्क्वायर सॉरी ए माइनस का एडी, ये नेगेटिव एडी है, यहाँ पर पॉजिटिव एडी नेगेटिव एडी पॉजिटिव एडी कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ यहाँ पर क्या बचेगा माइनस बी स्क्वायर। ओके, इक्वल टू क्या है हमारे पास बीटा, ए की वैल्यू क्या है 1/3, उसका स्क्वायर क्या होगा 1/9, 3 उसका कोफिशिएंट है तो ओवरऑल क्या आएगा 1/3 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू बीटा। ओके, अब देखिए जरा यहाँ से हमसे क्वेश्चन में यही कह रहा था, क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट थी वो ये था कि फाइंड द इंटरवल इन विच बीटा एंड गामा लाई। तो कौन से इंटरवल में बीटा और गामा लाई करता है। देखो बेटा यहाँ से रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट ये आता है हमारे पास 1/3, यहाँ पर क्या आएगा रिजल्ट माइनस बीटा इक्वल टू डी। भाई बीटा को हमने इधर शिफ्ट कर दिया और डी स्क्वायर। अब आप देखिए 1 माइनस बीटा इक्वल टू क्या है डी स्क्वायर है। डी क्या है, डी हमारा क्या है इन तीनों नंबर के बीच कॉमन डिफरेंस और उसका स्क्वायर। तो पहली बात तो कॉमन डिफरेंस एक कांस्टेंट वैल्यू होती है ना, कोई नंबर ही तो आता है कॉमन डिफरेंस, और उसका अगर आपने स्क्वायर किया, क्योंकि हमें ये पता है कि कॉमन डिफरेंस में भी नेगेटिव में भी पॉजिटिव और जीरो, लेकिन अगर उसका स्क्वायर है तो ये क्लियर होगा कि वैल्यू या तो पॉजिटिव आएगी एट एनी हाउ या फिर जीरो, नेगेटिव नहीं हो सकता। स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, इतना क्लियर है। पॉजिटिव आएगा
या फिर अगर आना होगा तो जीरो भी आ सकता है, लेकिन नेगेटिव नहीं आएगा। ओवरऑल कहने का मतलब ये है 1/3 माइनस बीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ये एक्सप्रेशन क्या कह रहा है? डी स्क्वायर से हमें सिर्फ इतना मिला क्या कि जो 1/3 माइनस बीटा की वैल्यू है ये हमेशा पॉजिटिव होगी या फिर इक्वल टू जीरो, नेगेटिव नहीं होगी। अब यहां से बीटा की वैल्यू क्या है? बीटा इज, यहां से रिजल्ट आता है क्या कि बीटा जो होगा बीटा इज लेस देन और इक्वल टू 1/3। बीटा क्या होगा? लेस देन और इक्वल टू 1/3। बीटा का इंटरवल क्या आएगा बेटा? इक्वलिटी सॉल्व करना आता है आपको, नेगेटिव वैल्यूज है तो क्या होगा? माइनस इनफाइनाइट से ओपन इंटरवल से माइनस इनफाइनाइट होगा, क्लोज इंटरवल में 1/3। तो बात समझ पा रहे हैं या नहीं? तो ये आपका आया बीटा का इंटरवल माइनस इनफाइनाइट से 1/3। ओके, पहले इतना नोट कर लेते हैं, तो उसके आगे बात करते हैं क्या गामा का क्या इंटरवल आएगा, उस पर क्या हम लोग अपनी अप्रोच लगाएंगे। एक अच्छा प्रॉब्लम है ये, जो थ्योरी ऑफ इक्वेशन और एपी का कॉम्बिनेशन है। अलजेब्रा तो आपकी इन्वॉल्व होगी आगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे चैप्टर, जो हर पुराना चैप्टर जो होगा वो नया चैप्टर ये प्रॉब्लम कराएगा। यही तो आईआईटी जेईई का उसूल है। नोट कर लेते हैं इसको। ओके, ऑलराइट, तो देखते हैं डन अगर हो गया है तो। देखिए बेटा, हमने सिग्मा अल्फा यूज कर लिया, हमने सिग्मा अल्फा बीटा यूज कर लिया। अब लास्ट बचता है क्या? सिग्मा अल्फा बीटा का, है ना? सिग्मा अल्फा बीटा गामा, ठीक है ना? सिग्मा अल्फा बीटा गामा ए माइनस बी इंटू ए इंटू ए प्लस बी। क्या होगा? माइनस बी अपॉन ए होता है, तो बी के प्लेस पे क्या है यहाँ पे? गामा है। माइनस गामा है क्योंकि ए का वैल्यू तो 1 है यहाँ पे। अब प्रोडक्ट करते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा? सर देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए इक्वल टू माइनस गामा। ए की वैल्यू हमने 1/3 निकाली थी, यहाँ पर क्या रिजल्ट आएगा? 1/9 माइनस डी स्क्वायर इंटू 1/3 माइनस गामा। ऑलराइट, ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए, प्रोडक्ट में तो इजीली मल्टीप्लाई कर लीजिए। 1/9 माइनस डी स्क्वायर माइनस डी गामा। इस डी गामा को उधर ले आइए और डी स्क्वायर को उधर भेज दीजिए। 1/9 प्लस डी गामा इक्वल्स टू डी स्क्वायर। अब देखिए जरा, फिर से यही कंडीशन समझे कि इक्वल के राइट साइड क्या है? डी स्क्वायर है, यहाँ पर भी इक्वल के राइट साइड क्या है? डी स्क्वायर। तो अब हम क्या कहेंगे? हम कह सकते हैं क्या
ये पूरी एक्सप्रेशन भी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। तो आप कह सकते हो क्या, 1/9 प्लस 3 गामा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, तो क्या आएगा रिस्पॉन्स? यस, ओके, -3 गामा इज लेस देन क्या होगा, 1/9, है ना। अब क्या करेंगे, माइनस से जब मल्टीप्लाई कराएंगे आप, देखिए जरा रिजल्ट क्या आएगा, गामा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1/27। गामा किस इंटरवल में लाई करने वाला बेटा, गामा बिलोंग्स टू -1/27 से इनफाइनाइट। यस, तो बीटा हमारा आ रहा -इनफाइनाइट से 1/3 और गामा आ रहा -1/27 से इनफाइनाइट। ये दो इंटरवल्स हैं। क्वेश्चन एक बहुत अच्छा था, और एक्चुअली ये क्वेश्चन हमारा 1996 में आया था, 3 मार्क्स का। ये जो क्वेश्चन आपने किया अभी, ये 1996 में आया था, जब सिर्फ आईआईटी जेई था, जेई मेन और एडवांस नहीं हुआ करता था, तब ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया। और अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा भी पूछा जा सकता है मेंस में या फिर एडवांस में, कुछ भी हो सकता है। डन। ओके, समझ में आया क्वेश्चन सभी लोगों को ये? नोट तो हो गया, समझ में आया कि नहीं? यस और नो? अरे शुक्ला, आपको समझ में नहीं आया, लेट ज्वाइन किया था आपने। इसीलिए समझ में नहीं आया। तो परेशान नहीं होने का है, अभी आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा इसका।
तो उसको एक बार देख लीजिएगा फिर से तो समझ में आ जाएगा। लेकिन क्लास को लेट मत अटेंड किया करिए। ऑनलाइन क्लास है या फिर अगर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल रहा है तो इसका मिस यूज न करें। क्लास अगर 7 o'clock पे स्टार्ट हो जाती है तो 7 o'clock पे आ जाए। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं नया टॉपिक। हमारा अगला टॉपिक है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो एपी आपको क्लियर हो गया। हालांकि अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ एपी, लेकिन एक प्रोसेस होता है, उसी प्रोसेस पे वर्क करेंगे। पहले एपी पढ़ लिया हमने, अब जीपी के बारे में जानेंगे जितनी भी बातें हैं। फिर एचपी पढ़ेंगे हम लोग। फिर उसके बाद एपी का जो पार्ट है अर्थमेटिक मीन, एएम जीएम एंड एचएम, ये सब पढ़ेंगे। तो इसलिए हमारा जो अगला टॉपिक है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यहाँ से आपके लिए नया भी है क्योंकि एपी तो आपने पढ़ रखी थी, ठीक है ना, 10th क्लास में। अब स्टार्ट करते हैं जी। चलिए, हमने एक जर्नल केस लिया, क्या एक सीक्वेंस लिया जनरली। ठीक है ना, तो ये मैंने क्या किया, एक कोई जर्नली मैंने सीक्वेंस पिक कर लिया। अब देखिए, ये जो सीक्वेंस आपके सामने गिवन है, क्या ये एपी में है? यस और नो? ये जो सीक्वेंस है हमारे सामने, क्या ये एपी में है? नो, क्योंकि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस नहीं है। चलिए, अब देखिए जरा इसके बारे में समझते हैं। देखिए, वन से आपको टू लाना है, तो आप कहेंगे या तो वन से टू के लिए आप वन ऐड कर दें या फिर वन में टू का मल्टीप्लाई। ठीक है ना, ऐड करना जो था वो हमने सीख लिया एपी में, और यहाँ आपको देखा ये एपी में है। तो हम क्या कहें कि फिर हम ये सोचते हैं कि यहाँ पर वन से टू लाने के लिए हमने क्या कर दिया, टू का मल्टीप्लाई। ठीक है ना, वन से टू फाइंड करने के लिए वन में टू का मल्टीप्लाई कर दिया तो टू आ गया। अब जो देखिए, आपको टू से फोर फाइंड करना है, तो जब आपको टू से फोर फाइंड करना है तो अब कैसे मिलेगा? फिर से आप क्या कहेंगे, फिर से आप ये कहेंगे कि टू में फोर लाने के लिए हम टू में टू का मल्टीप्लाई कर दें, है ना। ऐसे ही फोर से अगर आपको एट फाइंड करना है तो कैसे मिलेगा? मिलेगा कैसे? जब फोर में टू का मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर 8 से 16 के लिए भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, और 16 से 32 के लिए भी 3 मल्टीप्लाई करना होगा। इसका मतलब आप देख रहे हैं क्या, या फिर आप इसका रिवर्स भी कर सकते हैं कि 2 और 1 में जब आप रेशियो निकालेंगे, 2 और 1 का रेशियो निकालेंगे तब भी क्या आएगा? 2 आएगा। 4 और 2 का रेशियो फाइंड करेंगे तब भी क्या आएगा? 2। 4/2 करेंगे तो आएगा। 8 और 4 का रेशियो फाइंड करेंगे तो तभी क्या आएगा? 2 4 2 z होता है। ऐसा 16 और 8 का रेशियो फाइंड करेंगे तो तभी क्या आएगा? 2 आएगा। एंड 13 और 32 और 16 का जब रेशियो निकालेंगे तब क्या आएगा? रिजल्ट 2 ही मिलेगा। मतलब कहने का यहाँ पर दो नंबर के बीच जो रेशियो है वो क्या है? कॉमन है। या फिर आप कह रहे हो क्या कि हर एक सक्सीडिंग एलिमेंट को फाइंड करने के लिए एक कॉमन कांस्टेंट नंबर से आपको मल्टीप्लाई कराना पड़ता है। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है ना, कि दो कॉन्जुगेटिव नंबर का बीच का जो रेशियो है वो इक्वल है। या फिर आप कह सकते हो क्या कि हर
सक्सीडिंग एलिमेंट को फाइंड करने के लिए, एवरी सक्सीडिंग एलिमेंट को फाइंड करने के लिए आपको प्रीसीडिंग एलिमेंट में एक कॉमन कांस्टेंट नंबर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और वो कांस्टेंट नंबर कैसा होगा? नॉन जीरो होगा। सबसे पहली बात, कांस्टेंट होगा लेकिन कैसा होगा? नॉन जीरो होगा, है ना? क्योंकि यहाँ पर आपने मल्टीप्लाई कराने पर तो आपका रिजल्ट आ सकता है एक बार अगर आपके पास जीरो, लेकिन अगर आप रेशियो निकालने बैठेंगे तो आपका आंसर इनफाइनाइट आने लगेगा। क्योंकि जब आपने यहाँ पे कहा था 2 से 1 को डिवाइड किया तो 2 आया, 4 से 2 को डिवाइड किया तब भी 2 आया। तो 4 से प्रीसीडिंग एलिमेंट को डिवाइड कर रहे हैं ना, या फिर 4 से 2 को डिवाइड करेंगे तब भी 2 आएगा ना। एग्जैक्ट यहाँ पर अगर जीरो आता है कॉमन कांस्टेंट कॉमन नंबर तो वैल्यू इनफाइनाइट दे देगा, जो कि अभी पॉसिबल नहीं है। यहाँ आया बस। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात, जीपी है क्या हमारे पास? जीपी के लिए एक बात और समझिए, मैं जरा आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। अब जैसे कहा कि इस सीक्वेंस में दो कॉन्जुगेटिव नंबर का रेशियो क्या कॉमन होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। या फिर किसी भी प्रीसीडिंग एलिमेंट में किसी कॉमन कांस्टेंट नंबर को मल्टीप्लाई कराते हैं आप और आपको सक्सीडिंग एलिमेंट मिलता है, उस सीक्वेंस को भी हम लोग क्या कहेंगे? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि जीपी। लेकिन एक बात जरा मुझे ये होता है कि जीपी फाइंड करने के लिए या फिर जीपी के लिए यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के क्या फर्स्ट टर्म जीरो हो सकता है? यानी कि first term of geometrical progression cannot be zero, sorry, can be zero or not? क्या जीपी का फर्स्ट टर्म जीरो हो सकता है? यस और नो? सोच के बताएं बेटा। मैंने कहा कि अगर ये जीपी है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने डिफाइन कर दिया जीपी के लिए क्या है। जीपी की डिफिनेशन क्या है? जीपी डिफिनेशन यही है क्या कि अगर दो कॉन्जुगेटिव नंबर के बीच रेशियो कैसा आ रहा है? कॉमन आ रहा है। जैसे हमने एपी पढ़ा था कि दो नंबर के बीच डिफरेंस सेम आ रहा था तो एपी था। यहाँ पर दो नंबर के बीच रेशियो सेम आ रहा है, ये जीपी है। यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो ये अगर जीपी है तो क्या कभी कोई ऐसी जीपी बन सकती है जिसका फर्स्ट टर्म जीरो हो? ऋषिका, नो। ओके, और कोई? अभय, अमन, हितांशु, अमर, चंद्रवेंद्र, क्या जीपी का फर्स्ट टर्म जीरो हो सकता है? नहीं हो सकता। रवि ने कहा नो। अब कोई एक कैंडिडेट मुझे बताए कि क्यों नहीं हो सकता। कुछ वर्ड्स में क्लियर कर देंगे कि क्यों नहीं हो सकता है। ओके, क्योंकि जीरो अपॉन समथिंग, नॉट नॉट जीरो अपॉन समथिंग अपॉन अगर जीरो, बात को समझिएगा। आपने कहा कि जीरो अपॉन समथिंग वो इनफाइनाइट होता है, नहीं ये नहीं। क्या होगा? समथिंग अपॉन अगर जीरो है तो इनफाइनाइट होगा, विच इज नॉट पॉसिबल। यस, थोड़ा सा वर्ड्स का जो यूज था वो ऊपर नीचे हो गया, ठीक है ना? तो सही है। बाकी आपके कहने का जो इंटेंशन था वो मैं समझ गया एक्चुअली। यस, चीफ, किसी भी जीपी का फर्स्ट टर्म जीरो नहीं हो सकता। क्यों? कि हमें जीपी फाइंड करने के लिए एक रेशियो फाइंड करना होगा, और रेशियो जो होगा उसमें प्रीसीडिंग एलिमेंट डिनोमिनेटर में होता है, सक्सीडिंग एलिमेंट न्यूमरेटर। ठीक है ना? जैसे कि अभी हमने यहाँ देखा। और अगर प्रीसीडिंग एलिमेंट ही जीरो हो गया तो वैल्यू तुम्हारी इनफाइनाइट आएगी, जो कि पॉसिबल नहीं। ओके, हम कहते क्या है कि जीपी is a
sequence whose first term be non-zero and every succeeding number is equal to preceding number multiplied by some constant number. ओके, ये डेफिनेशन जरूर नोट कर लेंगे, जरूरी होती है आपके रिवीजन के लिए। ये नोट हो गया बेटा डेफिनेशन? यस और नो? अब देखिए आगे बात करते हैं। इसको हमने कहा ये हमारा फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, ठीक है ना? और फर्स्ट टर्म को हमने ए लेट किया, जैसे एटी में लेट किया था, ठीक है ना? अब जरा देखिए T2 में से जब आप T1 को डिवाइड करते हैं बेटा, तो रिजल्ट क्या आ रहा था? 2 आ रहा था, यहाँ पे वो 2 आया, और लेट किया, ये 2 क्या है? कॉमन रेशियो, इस 2 को आर लेट कर लिया, ठीक है ना? फिर ठीक है ना? अब देखना एक बार और देखिए, T2 T1 को क्या लेट किया है? ए भी कहा है, और इक्वल टू है क्या? आर। तो T2 इक्वल टू क्या आया? ए इंटू आर। ऐसे देखिए जरा, T3 अपॉन T2 करेंगे तब फिर रिजल्ट क्या आएगा? T3 यानी 4 अपॉन 2 करेंगे तब फिर रिजल्ट क्या आएगा? 2, और इस 2 को हमने क्या कहा है? आर। ऑलराइट, T2 की वैल्यू क्या है? ए आर। तो T3 कितना आएगा हमारा? ए आर स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कराने के बाद फिर हम कहते हैं कि T4 अपॉन T3 करते हैं, तब भी रिजल्ट हमारा क्या आएगा? 2, और वो भी क्या आ रहा है? उसको भी हमने क्या लिया? 2 को तो हमने आर ही लिया है, तो 2 हमारा आर है। अब जब देखिए T3 हमने क्या निकाल रखा है? ए आर स्क्वायर, तो T4 हमारे पास क्या हो जाएगा? ए आर क्यूब।
समझ रहे हैं? ऐसे ही यहाँ पर देख लेते हैं कि जैसे कि हमने कहा d5/d4 फाइंड करना चाहते हैं, तब भी रिजल्ट क्या आएगा? d5 मतलब 16/8 करेंगे तब भी रिजल्ट 2 आएगा। और ये 2 हमारा r है, ये हमने लेट कर रखा है। d4 की वैल्यू क्या है हमारे पास? ar क्यूब। तो अपॉन में ar क्यूब करेंगे, जरा देखिए ar की पावर 4 आ जाएगा। अब जरा देखिए एक मिनट, हमारे पास क्या ऑब्जर्वेशन आया इसको जरा गौर कीजिएगा। t1 हमारे पास a है, t2 की वैल्यू हमारे पास क्या है? ar आ गया, t3 हमारे पास ar स्क्वायर है, t4 ar क्यूब है, t5 ar की पावर 4 है। मतलब कहने का कि इसका मतलब फर्स्ट टर्म को ये भी लिख सकते हैं ar की पावर 0। मतलब फर्स्ट टर्म r का जो पावर है, r की जो रेज्ड पावर है वो 1 - 1 किया गया है। सेकंड ar r की रेज्ड पावर 2 - 1 किया गया है। t3 मतलब ar स्क्वायर r की रेज्ड पावर 3 - 1 किया गया है ना? इन जनरल वी कैन से ar 1 - 1, ar 2 - 1, ar 3 - 1, ar 4 - 1, ar 5 - 1। मतलब जो भी आपको टर्म फाइंड करना है, इसी सीरीज में अगर मैं आपको कहूं कि अगर आपको ए सॉरी 100 टर्म अगर फाइंड करना है इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए, तो आप क्या कहोगे? ए आर, आर की रेंज और क्या होगा? जो पहले जो टर्म होगा 100 - 1। ऑलराइट, होगा कि नहीं होगा? तो अब मैं आपसे ये कहूं कि कोई भी टर्म अगर निकाल सकते हैं, तो जनरल टर्म अगर मुझे निकालना हो, एनएट टर्म अगर मुझे फाइंड करना हो टीपी का, तो आप क्या कहोगे? एनएट टर्म मतलब टीएन। तो होगा क्या? ए इंटू आर, तो फिक्स ही है। आर की रेंज पावर क्या होगा? आर की रेंज पावर जो भी टर्म है, जो टर्म की पोजीशन है उसको 1 सब्ट्रैक्ट कर देना। तो जनरल टर्म ऑफ जीपी क्या है हमारे पास बेटा? देख पा रहे अगर आप, तो जनरल टर्म ऑफ जीपी आया हमारे पास क्या? Tn इक्वल्स टू ए आर की पावर n माइनस 1। और यहां पर आप देख पा रहे क्या कि हर दो टर्म को, कंजुगेटेड टर्म को अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो कॉमन रेशियो क्या आ रहा है? आर ही आ रहा है। तो अगर मैं कहूं कि मेरे पास, मैं ये कहूं कि मेरे पास एक टर्म है क्या? Tn। और इस ये टर्म है, इसका प्रोसीडिंग टर्म क्या होगा? जस्ट प्रोसीडिंग टर्म। जस्ट प्रोसीडिंग टर्म होगा Tn - 1, और इन दोनों को भी डिवाइड करेंगे तो Tn और Tn - 1 ये दोनों भी कंजुगेटिव टर्म हो गए, और दोनों टर्म इसी जीपी के। तो जब दोनों ही टर्म कंजुगेटिव है, उनका रेशियो कितना होगा? r होगा। ये आगे क्या हमारे पास कॉमन रेशियो के लिए भी फॉर्मूला बनकर आ गया कि Tn अपॉन Tr - 1 इक्वल क्या होगा? r। अब ये r क्या है बेटा हमारे पास? r को हम कहते हैं क्या? कॉमन रेशियो। तो बात समझ पा रहे कि नहीं? तो r क्या है? कॉमन रेशियो। ऑलराइट, ये हमारे पास एपी है, सॉरी जीपी। ए ए आर की पावर 0 मतलब क्या है? ये लिखा है वो तो एक्सप्लेन करने के लिए मैं बताया था आपको। फर्स्ट टर्म ए होगा, सेकंड टर्म ए आर होगा, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर, फोर्थ टर्म ए आर क्यूब, फिफ्थ टर्म ए आर की पावर 4। अगर ऐसी कभी आपको जीपी सर कोई भी सीक्वेंस नजर आए तो आप क्या कहेंगे? तो जीपी में मतलब कहने का दो भी कंसेक्यूटिव टर्म के बीच जब आप रेशियो फाइंड करते हैं, वो रेशियो पूरे जीपी में अगर सेम आता है तो आप कहोगे कि गिवन सीक्वेंस में ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ऑलराइट, तो ये पूरा नोट कर लेते हैं जैसे बिल्कुल मैंने पढ़ाया है। जहां जहां मैं गया, जहां से स्टार्ट किया, जहां प्रिंट किया, बिल्कुल वैसे ही नोट करेंगे। और इससे बड़े सही तरीके से अच्छे तरह से लिखेंगे क्या कि एन एन टर्म ऑफ जीपी को टी एन ए आर की पावर n माइनस 1। पहले इतना नोट करते हैं।
रन इट। यस और नो? हो गया बेटा? ओके, सभी का हो गया? वेरी गुड। तो हमारे पास जनरल टर्म ऑफ जीपी क्या है? टी एन इक्वल टू ए आर की पावर, यहाँ पर ए क्या है? फर्स्ट टर्म है, ठीक है ना? आर है कॉमन रेशियो और एन है नंबर ऑफ टर्म। ओके, अब एन को हम लोग एनथ टर्म तो कहते ही हैं, साथ ही साथ समटाइम वी यूज एन एज अ लास्ट टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, है ना? मतलब एन को एनथ टर्म कहते हैं, ये तो पता ही है, लेकिन कभी कभी ये लास्ट टर्म की तरह से यूज किया जाता है बिगिनिंग से। ऑलराइट, यस। अब लास्ट टर्म है फ्रॉम बिगिनिंग से ए आर की पावर एन माइनस वन। तो जरा देखिए, अगर मैं कहूँ एंड से क्या होगा कि nth टर्म फ्रॉम एंड, वो क्या होगा? एंड से nth टर्म कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, तो एंड से nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला होगा टी एन इक्वल टू एल अपॉन आर की पावर एन माइनस वन। अब यहाँ पर क्या है? टी एन क्या है हमारे पास? टी एन तो हमारे पास यही है, nth टर्म फ्रॉम एंड, लेकिन एल क्या है हमारे पास? ये लास्ट टर्म। क्या होगा? जो भी सीक्वेंस के लास्ट में लिखा होगा वो एल होगा। जो टर्म आपको फाइंड, देखिए इंड से फाइंड करने का मतलब क्या है? जैसे मैंने पहले बताया कि अगर आपके पास 10 टर्म लिखे हुए, तो 10 टर्म मतलब अगर लास्ट से 4 टर्म का हो, तो लास्ट से 4 टर्म मतलब बिगिनिंग से सिस्टम हुआ ना, तो वही मतलब है यहाँ पे। अगर काफी बड़ी आपको सीक्वेंस दी जहां पर टर्म ही नहीं मालूम है, काउंटेबल ही नहीं जाता कि ऐसे 10 है 20 है, तो हम इजीली बता लेते हैं कि बहुत बड़ी अगर हमारे पास सीक्वेंस है, तो तब हम इस फॉर्मूले का यूज करें। क्या? nth टर्म फ्रॉम एंड इक्वल्स टू क्या होगा? tn इक्वल्स टू l बाय r की पावर n माइनस 1। ऑलराइट, अब जैसे कि देखिए मैंने पहले भी कहा कि n के प्लेस जरूरी नहीं कि nth टर्म हो, kth टर्म में भी हो सकता है। अगर kth टर्म है तब क्या करेंगे? kth टर्म के लिए तो kth टर्म के लिए क्या होगा? n के प्लेस k आ जाएगा, k r की पावर k माइनस 1। आपसे कहेगा क्या? m प्लस nth टर्म ऑफ जीपी, ठीक है ना? m प्लस nth टर्म ऑफ जीपी, तो m प्लस nth टर्म आपको फाइंड करना, तो आप क्या करेंगे? t m प्लस n लिखेंगे और क्या आएगा? a r की पावर n प्लस n।
है ना। आपसे अगर कभी कहता है क्या कि m इंटू एन यानी कि mn टर्म अगर आपको पूछता है तब आप क्या कहेंगे, तब आप कहेंगे क्या टी एम एन इक्वल हो जाएगा ए आर की पावर एन प्लस 1। ठीक है ना। तो कुछ भी अगर आपको दे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। चलिए इसे भी नोट कर लेते हैं जल्दी से और एक अच्छा सा मतलब प्रॉब्लम देखते हैं कैसे अप्लाई होगा इस बातें जो है। यस और नो। ओके देखिए एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। क्या कहते हैं इन जीपी if m plus 1 term be small a and m minus n term be small b, then find the mth term of this GP। क्वेश्चन है आपके सामने दिया है कि in a GP if m plus nth term be small a and m minus nth term be small b, then find mth term of this GP। क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को। m प्लस वन सॉरी m प्लस nth टर्म दिया है स्मॉल a, m माइनस nth टर्म दे रखा है स्मॉल b। आपसे फाइंड करने के लिए कह रहा क्या mth टर्म क्या होगा। चलिए एक बार ट्राई करते हैं क्या इसको।
1 मिनट का टाइम है हमारे पास, फटाफट सॉल्व करते हैं, आंसर जो भी आता है उसे बताते हैं। आता है तो ठीक, नहीं आता तो और भी ठीक। आंसर आया? यस और नो? रूट पी क्यू। बेटा पी और क्यू के फॉर्म में तो टर्म ही दिए, ये स्मॉल ए है, ये स्मॉल बी है। आपके कहने का मतलब रूट ए भी है क्या? ओ, ऑल राइट, ओके, करेक्ट है। ओके बेटा, और किसी का आया? और किसी का आंसर आया बेटा? यस और नो? अबे, आपका आया? नो। चलिए देखते हैं फिर तो। देखिए इस बार हम क्या करेंगे, हमारे पास ऑलरेडी स्मॉल ए और स्मॉल बी गिवन है, तो हम क्या करने वाले हैं, हम लेट करते हैं, लेट फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू कैपिटल ए एंड कॉमन रेशियो इक्वल टू कैपिटल आर। तो हमारे पास सबसे पहले क्या कंडीशन है कि m प्लस nth टर्म कितना रहता है, m प्लस nth टर्म क्या लिखोगे, a इंटू आर पावर क्या होता है m प्लस वन माइनस वन। ये लिखना तो मैंने सिखा दिया। कैपिटल में इसलिए क्योंकि स्मॉल में a आपको ऑलरेडी गिवन है, तो दोनों में डिफरेंस तो होना चाहिए ना। अब इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू देखिए स्मॉल है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर सेकंड कंडीशन दे रखा कि m माइनस n टर्म क्या है, स्मॉल b, m माइनस n माइनस वन, इसकी वैल्यू क्या है, स्मॉल b। इक्वेशन सेकंड हम क्या करेंगे, इक्वेशन वन में इक्वेशन वन को सॉरी टू को डिवाइड कर देंगे, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन वन बाय
क्या मिलता है हमको a/b इक्वल कैपिटल ए से कैपिटल ए कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा r की पावर m प्लस n माइनस 1, यहाँ पर r की पावर m माइनस 1। देखिए बेस सेम है, तो बेस सेम तो कैसे सिंपलीफाई करेंगे इसको, a/b r पावर ऊपर जाएगी सारे नेगेटिव हो जाएगा, मतलब जो पॉजिटिव वो नेगेटिव, नेगेटिव जो पॉजिटिव, m प्लस n माइनस 1, ये नेगेटिव हो जाएगा m, n पॉजिटिव हो जाएगा, 1 भी पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, m से m कैंसिल हो जाएगा, ऑलराइट, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आया a/b इक्वल्स क्या आया r की पावर 2n। ऑलराइट, यहां से अगर हमें r की वैल्यू निकालनी हो बेटा तो क्या आएगा a/b होल पावर 1/2 है। चलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो a की वैल्यू किसी के क्वेश्चन में पुट कर देते हैं, मतलब r की वैल्यू जरा पहले क्वेश्चन में पुट करते हैं, जरा देखिए क्या आएगा, स्मॉल a प्लस कैपिटल A a/b होल पावर कितना है 1/2n, और एंटायर पावर कितनी है m प्लस n माइनस 1। एक बार ये भी करते हैं, वैल्यू पुट नहीं करते हैं, हम ये करते हैं एक बार डिवाइड किया तो एक बार मल्टीप्लाई। इक्वेशन 1 को सेकंड से मल्टीप्लाई कराते हैं, तो देखिए क्या मिलता है, तो 1 का जब मल्टीप्लाई सेकंड से कराएंगे तो a इंटू बी मिला, तो पहली बात, फिर ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा, इधर भाई बेस यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लाई होगा इन दोनों से, a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर बेस से तो पावर ऐड हो जाएगी। अब जब आप पावर्स ऐड कर रहे होंगे देखिए जरा, तो n से n कैंसिल हो जाएगा, तो देखिए जब पावर्स ऐड होंगे बाकी सब तो पॉजिटिव ही है, कोई दिक्कत ही नहीं, ये n से n कैंसिल हो जाएगा, और क्या रिजल्ट आएगा r की पावर 2m माइनस 2। ऑलराइट, अब जरा देखिए ये पूरा ही टू कॉमन ले लीजिए, a b इक्वल क्या आ जाएगा a r की पावर m माइनस 1 होल पावर 2, इस 2 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा रूट ए बी इक्वल क्या आएगा a r की पावर m माइनस 1। ऑलराइट, हमें क्या फाइंड करना था बेटा, हमें फाइंड ये करना था, तो देखिए कहां पर देख सकते हैं लोग, हमें mth टर्म फाइंड करने के लिए गया था बेटा, mth टर्म फाइंड करना था, हम क्या करेंगे tm इक्वल टू क्या आएगा a r की पावर m माइनस 1, और a r की पावर m माइनस 1 ही तो निकाल के लाए हैं, तो सीधे सीधे मिल गया क्या अंडर रूट ए बी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पर डिवाइड करने की नीड है ही नहीं, इतना पोर्शन आप रिमूव कर, जब आंसर भी डायरेक्ट आ रहा है तो डिवाइड करने की कोई नीड नहीं बनता। अब क्या करेंगे, हमारे पास दो इक्वेशन आए, दोनों इक्वेशन का हमने मल्टीप्लाई करा दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद सीधे रिजल्ट आ गया, कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, सीधे रिजल्ट आ गया क्या a r की पावर m माइनस 1। ये है क्या, ये देखिए tm जो है मतलब mth टर्म कैसे लिखते हो, tm इक्वल्स टू a r की पावर m माइनस 1, n के प्लेस पे सिर्फ m आ गया, और ये वैल्यू ऑलरेडी यानी कि अंडर रूट यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 80, ये करेक्ट आंसर है, जिन बच्चों का भी आया एकदम करेक्ट है, और जिन बच्चों का यही अप्रोच लगाई है तो और भी बढ़िया बात है, मतलब बातें सारे समझ में आ रही है उनको। अब सुनिए, एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन देना है आपको, तो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन तो ये है कि संडे, संडे मींस 30 अगस्त। ओके वेरी गुड बेटा, यही अप्रोच अगर आप लगाए मतलब आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहा है,
इस अप्रोच में देखिए आपका आंसर भी आएगा और टाइम भी बचेगा, लेकिन जैसे कि मैं पहली अप्रोच अप्लाई कर रहा था, उससे आंसर तो आता लेकिन टाइम बहुत गेनिंग था, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा थी, इसलिए ये अप्रोच सबसे बेस्ट है। अब सुनिए बेटा, हम क्या बोले थे कि नोटिफिकेशन देना चाहते थे कि इस संडे को, यानी कि जो संडे आ रहा है अपकमिंग संडे, यानी कि 30 अगस्त, इस संडे को आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टेस्ट होगा, ठीक है ना। टाइमिंग होगी 11 बजे, 11 बजे से आपका एग्जाम स्टार्ट होगा और रात को 11 बजे तक ऑन रहेगा। 1 आवर का टेस्ट है, 30 क्वेश्चन होंगे। जैसे कि मैंने कहा था कि लास्ट संडे को मैं एक क्लास लूंगा जहां पर डाउट सेशन क्लास होगा, लेकिन वो क्लास नहीं हो पाई, उसके पीछे रीजन ये था कि आपका केमिस्ट्री का टेस्ट लगा हुआ था। और जैसा कि मैंने सुना है आप सभी का रिजल्ट रिजल्ट कुछ सेटिस्फेक्शन लायक था नहीं, पहला टेस्ट था और पहले टेस्ट में ही ऐसा हुआ। कोई बात नहीं, अभी तो बहुत टेस्ट होंगे और बहुत कुछ करना है, लेकिन पढ़ाई लेकिन और करनी है। ये तो पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं, जिस हिसाब से स्कोर आया है हाईएस्ट आई थिंक 67 या 70 आया है, सफिशिएंट नहीं है। तो अब आपको करना क्या है, मैंने जैसे कहा था कि अगर मेरी डाउट क्लास थी तो आपको क्वेश्चन लगाने थे और डाउट इकट्ठा करने थे। मैंने कहा था कि डाउट अपने डाउट सेक्शन के थ्रू आप भेजिए या फिर व्हाट्सअप कीजिए, जिससे मुझे लगे कि हाँ एटलीस्ट आप क्वेश्चन लगा रहे हैं। मैं तो अपनी तरफ से क्वेश्चन करवाऊंगा ही, लेकिन आपकी तरफ से भी अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो मतलब लगता है कि हाँ क्वेश्चन। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि संडे को आपका टेस्ट है, मैं कोशिश करूंगा वीक में क्लास लगाऊं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, कि जहां पर आपके डाउट क्लियर हो जाए बिफोर एक टेस्ट। ऑलराइट, तो टेस्ट की तैयारी करनी है बहुत अच्छे से, जो आपने केमिस्ट्री में परफॉर्मेंस दिया इसे रिपीट नहीं करना है ओवरऑल। ऑलराइट, ओके, इस क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं जिन्होंने नहीं किया है या जिनको नहीं आया था। तो क्वेश्चन आपको एपी और जीपी के भी लगाने हैं और क्वाड्रेटिक के तो लगाने हैं ही। ओके, थैंक यू।